रहीम स्टार्ट करते हैं कैटसन के चैप्टर नंबर 10 की पार्ट 1 की वीडियो को। अब हमने पढ़ने हैं एड्रेनो रिसेप्टर ब्लॉकर्स, यानी कि वो ड्रग्स जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को इनहिबिट करते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ब्लॉक करते हैं। उनको हम सिंपैथेटिक एंटागोनिस्ट भी कह सकते हैं, उनको हम सिंपैथेटोलिटिक्स भी कह सकते हैं। ओके के बाद अब इसमें हम क्लासीफाई किस तरह से करते हैं भाई, कुछ ड्रग्स होते हैं जो कि अल्फा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं, उनको हम कहते हैं अल्फा ब्लॉकर्स। कुछ होते हैं जो कि बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं, उनको हम कहते हैं बीटा ब्लॉकर्स। ठीक है, तो सिंपल हमारे पास हो गया। अच्छा, ज़्यादातर के जो एड्रेनो रिसेप्टर ब्लॉकर्स होते हैं ये होते हैं फार्माकोलॉजिक एंटागोनिस्ट्स। अब हम देख लेते हैं एंटागोनिस्ट की टाइप्स को एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। जनाब आमतौर पे होता यह है कि मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक रिसेप्टर है, इस रिसेप्टर के ऊपर ये ड्रग काम करता है। इस रिसेप्टर ने नॉर्मली, मिसाल देता हूँ कि भाई ये रिसेप्टर 5 बंदों को बचाता था। ठीक है, चलो समझ लो, वैसे ही एग्जाम्पल है ना। ये रिसेप्टर क्या करता था जी, 5 बंदों को मरने से बचा लेता है। जब हमने ये ड्रग दिया जो कि था एगोनिस्ट, तो एगोनिस्ट की मौजूदगी में जब फुल एगोनिज्म होता है तो ये इसका काम बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाता है और ये 5 की बजाय तकरीबन 100 बंदों को बचाना शुरू कर देता है। ठीक हो गई बात, ये तो हो गया फुल एगोनिस्ट। अब हमने कोई ऐसा एंटागोनिस्ट दिया जो कि किसी और रिसेप्टर पे काम किया। ये जनाबे वाली एक और रिसेप्टर है, ये वाला। ठीक है, इस पे काम कर दिया एक और ड्रग ने, और इस ड्रग ने क्या काम किया, इसने बंदे मारना शुरू कर दिए। तो ये बेचारा बंदों को बचा रहा था, इसने बंदों को मारना शुरू कर दिया। तो अब जो ये ड्रग है ये लगा तो किसी और रिसेप्टर पे, लेकिन इस रिसेप्टर के काम को इनहिबिट किया है, इसके ऑपोजिट काम करवाया इसने। तो ऐसे एंटागोनिस्ट को हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट। ठीक है, फंक्शन ऑपोजिट है, रिसेप्टर डिफरेंट कर दिया उसने, सेम रिसेप्टर पर नहीं, डिफरेंट रिसेप्टर पर लगा। ओके, कुछ चाहिए तो एक एंटागोनिज्म हो गया। फिर कुछ एंटागोनिज्म ऐसा भी होता है जो कि इस ड्रग को, यानी कि जो आपका एगोनिस्ट है, इस एगोनिस्ट को ख़राब कर देता है, एगोनिस्ट को अपने साथ बाइंड कर लेता है, कुछ ऐसा कर लेता है कि एगोनिस्ट को काम ही नहीं करने देता। ठीक है, इसी को तोड़ देता है। ऐसे एंटागोनिस्ट को हम नाम देते हैं केमिकल एंटागोनिस्ट, कि यार उसने तो आपके ड्रग के केमिकल को तबाह कर दिया ना, इसके केमिकल को उड़ा दिया है, तो वो हो गए केमिकल एंटागोनिस्ट। ठीक है, और तीसरी टाइप ऑफ एंटागोनिज्म होती है जो कि आपके इस सेम रिसेप्टर पे इतनी लग जाती है, और चूँकि वो रिसेप्टर पे अटैच हो जाती है तो वो इसको अटैच नहीं होने देती, क्योंकि रिसेप्टर को उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया है। अब चूँकि ये सेम रिसेप्टर पर लग रही है, ऐसे एंटागोनिस्ट को हम नाम देते हैं फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिस्ट। और जो आपके एड्रेनो रिसेप्टर ब्लॉकर्स होते हैं ये तकरीबन सारे ही फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिस्ट होते हैं, यानी कि ये सेम रिसेप्टर पर लगते हैं और एगोनिस्ट की बाइंडिंग को रोक देते हैं। ओके के बाद अभी जो फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिस्ट होते हैं एड्रेनो रिसेप्टर ब्लॉकर्स, ये यूजुअली रिवर्सेबल होते हैं, यानी कि अगर ए की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगी, आमतौर पे ए से मुराद नॉरएपिनेफ्रिन या एपिनेफ्रिन वगैरह, इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगी तो एक कंपटीशन होगा ए और वाई के दरमियान में कि भाई रिसेप्टर पे कौन आएगा। तो ए अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो वो कंपटीशन जीत जाएगा और यहाँ पे लग जाएगा, तो इसको हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म। ठीक है, कि वाई ने कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म किया है, जब ए बढ़ा तो वाई उतर गया, वाई का इफेक्ट रिवर्स हो गया, तो वाई का इफेक्ट रिवर्सिबल होता है, कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म होता है। ये वाली बात हमने को कर ली। ठीक है जी, तो ये कुछ टर्म्स जो मैंने हाईलाइट की है, मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दी। एक है जी पार्शियल एगोनिस्ट। क्या होता है पार्शियल एगोनिस्ट? होता है, देखो अभी फुल एगोनिस्ट ने क्या किया था, उसने कहा था यार 5 बंदे बचाने के बजाय 100 बंदे बचाओ। पार्शियल एगोनिस्ट ऐसा ड्रग होता है जो आता है, सेम रिसेप्टर भी काम करता है और ये कहता है कि यार 5 बंदे बचाने की बजाय, पार्शियली एगोनिस्ट है ना, तो ये कहेगा 15 बंदे बचा लो। ठीक है, तो अब आप कहोगे यार ये पार्शियल एगोनिस्ट है, इसको हम ब्लॉकर क्यों कहते हैं? इसको बेसिकली ब्लॉकर इसलिए कहते हैं क्योंकि देखो इसने फुल एगोनिस्ट जितना काम तो नहीं होने दिया ना, इसने 100 बंदे तो नहीं बचने दिए। ठीक है, ऑल्दो थोड़ा बहुत काम इंक्रीज़ किया है इसने, लेकिन फुल एगोनिस्ट के काम से कम ही किया, फुल एगोनिस्ट को इनहिबिट ही कर रहा है ये, तो इसलिए पार्शियल एगोनिस्ट्स को भी एड्रेनो रिसेप्टर ब्लॉकर की कैटेगरी में डालते हैं। बीटा ब्लॉकर्स में हम पार्शियल एगोनिस्ट का जिक्र करते हैं, जब हम आगे बीटा ब्लॉकर्स पढ़ेंगे पार्ट 2 की वीडियो में इंशाल्लाह, तो दोबारा इस बात को डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। वैसे हमने बेसिक फार्माकोलॉजी में भी ये बातें पढ़ी हुई हैं, तो लेकिन फिर भी वो कन्फ्यूजन है तो पार्ट 2 की वीडियो में आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। ओके होगी बात। अब हम आते हैं जाने वाली सिलेक्टिविटी ऑफ ड्रग्स की तरफ। तो हमारे पास रिसेप्टर्स होते हैं मेनली अल्फा 1 रिसेप्टर, अल्फा 2 रिसेप्टर, बीटा 1 रिसेप्टर, बीटा 2 रिसेप्टर, बीटा 3 भी होते हैं, डोपामिन होते हैं, लेकिन मेन यही है आपके पास। ओके के बाद अब हम इनके ब्लॉकर्स को देखना शुरू करते हैं। ये 2 ड्रग्स होते हैं यार, लेबेटालोल और कार्विडालोल। ये जो 2 ड्रग्स हैं ना, इनके नाम इधर टेबल वगैरह में तो नहीं लिखे हुए, लेकिन आगे थ्योरी में उन्होंने बताया हुआ है। ये 2 ड्रग अल्फा ब्लॉकर्स भी होते हैं, बीटा ब्लॉकर्स भी होते हैं। ठीक है, लेबेटालोल कार्विडालोल अल्फा ब्लॉकर्स भी हैं, बीटा ब्लॉकर्स भी हैं। खासतौर पर कार्डियोवास्कुलर एप्लीकेशंस होती हैं इनकी, जो कि हम इंशाल्लाह CVS की फार्माकोलॉजी में डिटेल से डिस्कस करेंगे।
ओके हो गया। इनके अलावा बाकी जो ड्रग्स होते हैं वो या तो अल्फा ब्लॉकर्स होते हैं या बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, ठीक है। और फिर फर्दर सिलेक्टिविटी भी हो सकती है। देखो जी, अब कुछ अल्फा ब्लॉक, अब हम पहले डिस्कस कर लेते हैं जी अल्फा ब्लॉकर्स को, ठीक है जी। कुछ अल्फा ब्लॉकर्स ऐसे होते हैं जो कि अल्फा 1 को भी ब्लॉक करते हैं और अल्फा 2 को भी ब्लॉक कर देते हैं। तो अल्फा 1 को भी ब्लॉक कर दिया, अल्फा 2 को भी ब्लॉक कर दिया। इनको हम नाम देते हैं नॉन सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स, ठीक है। क्योंकि कोई ऐसा सिलेक्ट नहीं कर रहे कि 1 को करना है या 2 को, दोनों के ब्लॉक कर रहे हैं, अल्फा 1 को भी 2 को भी। नॉन सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स, इसमें 2 ड्रग के नाम आपने ख़ास तौर पर याद रखने हैं। एक है जी फेंटोलामीन, अब नाम तो आपको याद करने पड़ेंगे, मैं इसमें कैसे हेल्प कर सकता हूँ आपकी। अच्छा, और दूसरे ड्रग का नाम है फिनॉक्सीबेंजामीन। अब फिनॉक्सीबेंजामीन और फेंटोलामीन ये दोनों अल्फा 1 को भी ब्लॉक करते हैं और अल्फा 2 को भी ब्लॉक करते हैं। ओके, ये हो गया आपके पास नॉन सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स। फिर कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जो कि ख़ास तौर पे अल्फा से मोहब्बत रखते हैं। वो अल्फा 1 से मोहब्बत रखते हैं, वो अल्फा 1 को ब्लॉक करते हैं लेकिन अल्फा 2 पे उनके बहुत थोड़े इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। ये कौन से ड्रग्स हैं, यानी कि अल्फा 1 ब्लॉकर्स कौन से हैं? इसमें आ जाते हैं आपके पास, याद रखिएगा, ज़ोसिन्स, ठीक है जी। कौन कौन से होते हैं आपके पास? एक ड्रग का नाम है प्राजोसिन, एक का नाम है डॉक्साजोसिन, एक का नाम है टेम्सुलोसिन, एक का नाम है सिल्डोलोसिन। देखिए जोसिन आमतौर पे एंड में आ रहा होता है इनके, ठीक है। तो जिनके एंड में जोसिन आ रहे होते हैं वो अल्फा 1 ब्लॉकर्स होते हैं। अल्फा 1 ब्लॉकर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ ड्रग्स हैं। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? आपको पता है अल्फा 1 रिसेप्टर का काम होता है मेनली वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाना। वेजो कंस्ट्रिक्शन की वजह से आपको पता है हाइपरटेंशन होती है। तो ये जो अल्फा 1 ब्लॉकर्स होते हैं ये हम हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जब अल्फा 1 को हम ब्लॉक करेंगे जोसिन्स की मदद से तो ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाएंगी। आपको पता है ब्लड प्रेशर तो बड़ी आम बीमारी है, तो जाहिर बात है आम बीमारी का जो ड्रग इलाज करेगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट ड्रग होगा, ठीक है। तो जोसिन्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। जोसिन्स आपके पास अल्फा 1 ब्लॉकर्स होते हैं। ओके हो गया बात। अल्फा 2 ब्लॉकर बहुत कोई इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें एक नाम, अगर सिर्फ एक ही नाम याद रखना है तो वो ये है, यूहिम्बाइन, ठीक होगी बात। वैसे इन्होंने रोवल्स्काइन भी यहाँ पे लिखा हुआ है। और मैं आपको बिग कैटजंग से अगर एक और नाम बताऊँ तो वो है मिर्टिज़ापाइन। मिर्टिज़ापाइन का नाम हम दोबारा जब इंशाल्लाह क्लिनिकल यूज़ पढ़ रहे होंगे तब भी देख लेंगे। लेकिन अगर आपने इनमें से एक ही नाम याद रखना तो यूहिम्बाइन याद रख लो। ये रोवल्स्काइन जो है ना, ये मैंने साल के अंत तक नहीं याद किया था, मेरा ख्याल है मुझे कोई मसला भी नहीं बना था, ठीक है जी। तो यूहिम्बाइन कम से कम याद कर लो, ताकि अगर कोई कभी को पूछे कि बेटा कोई अल्फा 2 एंटागोनिस्ट पता है आपको, तो आपका तो यूहिम्बाइन, या पेपर में एग्जाम्पल लिखनी हो तो आराम से तो यूहिम्बाइन, ठीक है जी। तो अल्फा 2 एंटागोनिस्ट यूहिम्बाइन। अल्फा ब्लॉकर्स के नाम तो हमने एक दफ़ा कर लिए थोड़े बहुत, ओके हो गया। अब हम आ जाते हैं बीटा ब्लॉकर्स की तरफ। बीटा ब्लॉकर्स में आने वाली नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स में तो मेन ड्रग का नाम है प्रोपेनोलॉल, ठीक है। नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स प्रोपेनोलॉल। फिर उसके अलावा बीटा 1 सिलेक्टिव भी होते हैं, बीटा 2 सिलेक्टिव भी होते हैं। जो बीटा 1 सिलेक्टिव है उसमें आ गया आपके पास, हम पार्ट 2 की वीडियो में इंशाल्लाह इनका नाम या बेहतर याद कर लेंगे। अभी एक एक नाम चाहे याद कर लो, मेटोप्रोलॉल। और बीटा 2 सिलेक्टिव में आ गया बुटॉक्सामाइन। बीटा 2 सिलेक्टिव इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे। आमतौर पे जो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं वो या तो बीटा 1 सिलेक्टिव होते हैं या नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, ठीक है। बीटा 1 सिलेक्टिव ब्लॉकर्स और नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स। सिलेक्टिव बीटा 2 जो है ना वो बहुत रेयर है, उनके बहुत कम यूजेज हैं, तो वो अगर आपको नहीं भेजा तो इतना ज़रूरी नहीं है। तो अभी तक सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी एक तो आपके पास अल्फा 1 ब्लॉकर्स की है और दूसरी आपके पास ये बीटा 1 ब्लॉकर्स की या नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स की, ठीक है। तो ये तीन जो है ज़रा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल राइट जी, यहाँ पर जो बातें उन्होंने लिखी हुई हैं वो उनकी तरफ अभी आते हैं जनाब वाली। अल्फा ब्लॉकर्स में से मैंने कहा था 2 ड्रग ऐसे होते हैं जो कि अल्फा 1 2 दोनों को ब्लॉक करते हैं, यानी कि नॉन सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स। कौन से 2 ड्रग्स है जी? फेंटोलामीन और फिनॉक्सीबेंजामीन। अब देखो ना, नाम बड़ा लंबा है इसका, फिनॉक्सीबेंजामीन, थोड़ा कॉम्प्लेक्स नाम है। तो ये होते भी थोड़े कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा लंबा नाम तो लंबा एक्शन भी। तो फिनॉक्सीबेंजामीन्स आर लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू आपका जो फेंटोलामीन है उसका शॉर्ट एक्शन होता है। अब हम थोड़ा फिनॉक्सीबेंजामीन और फेंटोलामीन का कंपैरिजन कर लें, ओके हो गया जी। तो फिनॉक्सीबेंजामीन का होता है लॉन्ग एक्शन और फेंटोलामीन का छोटा एक्शन ही होता है, तकरीबन 2 to 4 आवर्स का एक्शन होता है फेंटोलामीन। हैं दोनों नॉन सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स, ओके। फिनॉक्सीबेंजामीन का लॉन्ग एक्शन क्यों होता है? क्योंकि फिनॉक्सीबेंजामीन
इरिवर्सिबल ब्लॉकर होते हैं। मैंने आपको कहा था कि एक ही ड्रग है जो कि इरिवर्सिबल ब्लॉकर है, बाकी सारे रिवर्सिबल फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिस्ट होते हैं। सिर्फ एक फेनॉक्सीबेंजामीन है जो कि इरिवर्सिबल ब्लॉकर है। ये आपके अल्फा रिसेप्टर्स पे कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। ये कहता है मैंने किसी को लगने नहीं देना। ओके बाद तो फेनॉक्सीबेंजामीन इसी वजह से लॉन्ग एक्शन होता है क्योंकि ये इरिवर्सिबल है। अब मज़े की बात यह है फार्माकोकाइनेटिक्स में कि फेनॉक्सीबेंजामीन की शॉर्ट हाफ लाइफ है। आप कहेंगे कि ये क्या बात हुई, एक ड्रग जिसकी शॉर्ट हाफ लाइफ है, एक तरफ करे लॉन्ग एक्शन है, दूसरी तरफ करे शॉर्ट हाफ लाइफ है। तो भाई बात समझो, अब एक ड्रग है वो ये आपके पास ब्लड वेसल है, उसके अंदर उसकी कंसंट्रेशन मौजूद है, ठीक है। ब्लड वेसल में से ड्रग जब बाहर निकला, बाहर निकल के रिसेप्टर्स पे इरिवर्सिबली अटैच हो गया और उसने अपना एक्शन प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, ठीक। अब हाफ लाइफ होती है कितना टाइम लगता है किसी ड्रग को ब्लड में से निकलने में, ठीक। अब बाकी जो ड्रग रह गया ब्लड में वो मिसाल के तौर पर बड़ी जल्दी निकल जाएगा। तो अगर बाकी का ड्रग जल्दी निकल गया, क्या एक्शन होना बंद हो गया? नहीं, ड्रग पहले के जा चुके हैं वो एक्शन तो कर ही जा रहे हैं क्योंकि वो तो इरिवर्सिबली अटैच हुए हुए हैं। तो इस ड्रग अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करता जा रहा है, हालांकि ब्लड में उसकी कंसंट्रेशन कम हो गई। मतलब थोड़ी देर बाद ब्लड में से एलिमिनेशन हो गई, कंसंट्रेशन कम हो गई, तो हम कहेंगे भाई हाफ लाइफ तो बहुत शॉर्ट है, ड्रग ब्लड में तो बहुत थोड़ी देर के लिए रहता है, लेकिन ड्रग का एक्शन काफ़ी देर तक होता रहता है। तो यानी कि लॉन्ग एक्टिंग ड्रग है, अलबत्ता हाफ लाइफ इसकी शॉर्ट है। ओके बात। और वो जो अल्फा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर्स थे, डॉक्सीजोसिन वगैरह, उनकी हाफ लाइफ थोड़ी सी निस्बतन इसकी निस्बत लंबी होती है। उसकी होती है आपके पास 8 to 24 आवर्स। तो ये हो गई जी 8 to 24 आवर्स। तो सबसे कम आपके पास फेंटोलमीन की हो गई, थोड़ी ज़्यादा इसकी होगी, थोड़ी ज़्यादा इसकी हो गई। यहाँ से बात समझ में आ गई? ऑल राइट। बाकी अगर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो ये जितने भी अल्फा ब्लॉकर्स हैं, अब पार्ट 1 की वीडियो में ना हमने अल्फा ब्लॉकर्स को डिस्कस करना है, ठीक है। पार्ट 2 की वीडियो में हम बीटा ब्लॉकर को देखेंगे। इंट्रोडक्शन वगैरह हमने थोड़ा बहुत देख लिया है, अभी हम फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ रहे हैं। ओके बात जनाब वाली। अब अल्फा 1 ब्लॉकर्स में यूजुअली हम इनको ओरली भी दे सकते हैं और पैरेंटरली भी दे सकते हैं, लेकिन रवायत के मुताबिक एक्सेप्शन हमने हर जगह रखी हुई है। हम कहते हैं ये जो फेंटोलमीन है ना, इसको आमतौर पे ओरली नहीं देते, इसको पैरेंटरली ही देते हैं। बाकी सब के मामले में आप आज़ाद हो, चाहे ओरली दो चाहे पैरेंटरली दो। ओके, बेहतरीन हो गया। एक और बात मैं आपको बता दूं कि जब हम ड्रग्स को ओरली देते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स में आ जाता है आपके पास नोज़िया एंड वॉमिटिंग या डायरिया वगैरह, ठीक हो गया जी। तो थोड़ी सी टॉक्सिसिटी की भी मैंने आपको भी बता दिया ताकि आगे जाके याद करना आसान हो। जब हम टॉक्सिसिटी की तरफ जाएंगे दोबारा इस बात को हम पढ़ेंगे सही, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा अगर अभी जिक्र कर दिया जाए तो ये याद करने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है हमारे लिए। लो जी, ये वाली बात हमने डिस्कस कर ली। अब हम आते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की तरफ। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो बड़ा सिंपल सा है, सीधी सी बात है। मैंने आपको ये तो बताया कि फेनॉक्सीबेंजामीन जो होता है वो इरिवर्सिबली अटैच हो जाता है। यही वाली बात वो यहाँ पे कर रहे हैं कि फेनॉक्सीबेंजामीन कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लेता है अल्फा रिसेप्टर्स के साथ और बड़ा पक्के तरीके से अल्फा रिसेप्टर को ये ब्लॉक करता है। तो यूजुअली तो इसका बहुत ज़्यादा काम नहीं आना चाहिए, लेकिन इसका एक फ़ायदा है। पता क्या फ़ायदा है? अब देखो, एक बीमारी है जिसका नाम है फियोसाइटोक्रोमा, एक काइंड ऑफ नियोप्लेजिया हो गया आपके लो, या एड्रिनल ग्लैंड का मसला, या मतलब बस ये समझ लो कि ऐसी बीमारी है जिसमें नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रही है। कैटेकोलामाइंस बहुत लार्ज क्वांटिटीज़ में रिलीज़ होती है इस बीमारी में। तो अब फियोसाइटोक्रोमा में होता ये है कि कैटेकोलामाइंस तो वादू रिलीज़ हो रही हैं, अगर हमने कोई रिवर्सिबल ब्लॉकर दे दिया तो कैटेकोलामाइंस ज़्यादा रिलीज़ होंगी, रिवर्सिबल ब्लॉकर को हटा देंगे कंपटीशन में, ठीक। तो ऐसी सिचुएशन में, फियोसाइटोक्रोमा की सिचुएशन में, जब कैटेकोलामाइंस बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, जब एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, तो इन सिचुएशंस में ये इरिवर्सिबल ब्लॉकर यानी कि फेनॉक्सीबेंजामीन बड़ा काम आता है। ये कहता है भाई तुम जितने मर्जी रिलीज हो जाओ, मैंने तो यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लिया है, मैं तो रिसेप्टर को छोड़ने नहीं लगा, मैं तो पक्का रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया है। ओके बात। तो फेनॉक्सीबेंजामीन ऐसी सिचुएशन में बहुत यूजफुल होता है फियोसाइटोक्रोमा के अंदर। यही वाली बात थी तो यहाँ पर उन्होंने डिस्कस कर लिया आपके साथ। अब आते हैं हम इफ़ेक्ट्स की तरफ। इफ़ेक्ट्स क्या क्या होता है जनाब वाली हमारे पास? इनके सीधी सी बात है, जो अल्फा ब्लॉकर्स हैं उनके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे? अल्फा रिसेप्टर्स के एक्शंस को ज़हन में लेके आओ। अल्फा 1 के क्या एक्शन होते हैं याद करो भाईजान। अल्फा 1 का मेन काम होता है वेजो कंस्ट्रक्शन करवाना। तो यानी कि अल्फा ब्लॉकर्स जो होते हैं वो वेजो डायलेशन करवा देंगे। जब भी वेजो डायलेशन करवाएंगे यानी कि वो कह रहे हैं, ये देखो लिखा हुआ है रिडक्शन इन वैस्कुलर टोन, खासतौर पर आर्टीरियल टोन भी कम होगी और विनस टोन भी कम होगी। जब भी वीनस टोन कम होती है यानी वेन्स डायलेट करती हैं तो एक मसला हमेशा आता है और उसको हम कहते हैं ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन भी कह सकते हो,
पोस्टल हाइपरटेंशन भी कह सकते हो। इसमें होता है बेसिकली ये कि जब बंदा खड़ा होता है या कोई ऐसा पोस्टर चेंज करता है तो चूँकि वेन्स बहुत डायलेट की हुई हैं तो खून वेन्स में जमा हो जाता है, ऊपर तक पहुँच नहीं पाता, तो हम कहते हैं हाइपरटेंशन। पोस्चर की चेंज की वजह से हाइपरटेंशन हो गई, तो वेनस डायलेशन में हमेशा ही पोस्टर वाली हाइपरटेंशन यानी कि पोस्टल हाइपोटेंशन फेस करनी पड़ती है लोगों को। ये तो ये बात हो गई जब हाइपोटेंशन हुई होगी। अच्छा, अल्फ़ा 2 का क्या काम था भाई? अल्फ़ा 2 अगर आप याद करो तो वो इसको काम याद करवाने के लिए मैंने एक दरख्त बनाया था, ठीक है जी, और दरख्त पे हमने प्लेटलेट्स भी लगाए हुए थे, दरख्त पे हमने पैंक्रियास भी लगाए हुए थे। तो हमने कहा था कि जी एक तो इंसुलिन वगैरह पे इसका एक्शन होता है, लेकिन नीचे नर्व एंडिंग्स पे होते हैं अल्फ़ा 2, और नर्व एंडिंग्स पे क्या करते हैं? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ब्लॉक करते हैं। तो ये ध्यान में रखना कि अल्फ़ा 2 है, बाकी तो और तो सिंपैथेटिक इफेक्ट्स कॉज करवा रहे हैं, वेदो कंस्ट्रक्शन वगैरह तो करवा रहे हैं, लेकिन एक और काम भी है इसका, और वो क्या है? अगर ये ब्रेन में चले जाएँ तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को इनहिबिट करते हैं, इनहिबिट द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये अल्फ़ा 2 बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के थे। जब हमने क्लोनोडीन कहा था ओरली लेते हैं तो कोई इफेक्ट होता है, पैरेंटली कोई इफेक्ट होता है, याद है ना? ओरली लेते हैं तो हमने कहा था कि ये सिंपैथेटिक को ब्लॉक कर देते हैं। अब होता बेसिकली क्या है जनाब, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जब बॉडी में ब्लॉकर दिया हमने तो अल्फ़ा 1 ब्लॉकर की वजह से हाइपोटेंशन हो गई, ब्लड प्रेशर कम हो गया। जब ब्लड प्रेशर कम होगा तो आपकी बॉडी में जो बेरो रिसेप्टर्स होते हैं वो कहेंगे यार प्रेशर कम हो रहा है, ब्रेन से कहते हैं भाई साहब प्रेशर कम हो रहा है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करो, प्रेशर कम हो रहा है। ब्रेन कहता है ओके, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा? कहेगा ब्लड वेसल्स तो बहुत डायलेट हुई हैं, ऐसा करता हूँ मैं ना हार्ट रेट को इंक्रीज़ करता हूँ, थोड़ा हार्ट रेट इंक्रीज़ कर दिया जाता है। तो अल्फा रिसेप्टर्स का डायरेक्टली हार्ट पे एक्शन नहीं होता, लेकिन इनडायरेक्टली ये हार्ट पे एक्शन कर रहे हैं, ठीक है। डायरेक्टली हार्ट पे कोई इफेक्ट नहीं, लेकिन बॉडी का रिफ्लेक्स एक्शन होता है। तो हम कहते हैं रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया कॉज करवाते हैं अल्फा ब्लॉकर्स। ओके होगी बात। अब ये रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया किसकी वजह से हो रहा है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से। आमतौर पर जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कर लेता है अल्फा 2, हमने दिए हुए हैं जी अल्फ़ा ब्लॉकर्स। अल्फ़ा ब्लॉकर दिए हुए तो अल्फ़ा 2 ब्लॉकर भी, और अगर अल्फ़ा 2 ब्लॉकर भी हुआ हुआ है तो फिर रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया काफ़ी ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा, जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा काम करेगा, ठीक है जी। तो अगर हमने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना हो तो हम कोशिश करते हैं कि सिलेक्टिव अल्फ़ा 1 ब्लॉकर्स दें, जैसा कि ज़ोसिन्स, ठीक है, ताकि अल्फ़ा 2 ब्लॉक ना हो, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल में रहे, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया इतना ज़्यादा ना हो सके, सिर्फ ब्लड वेसल्स थोड़ी सी डायलेट करें और ब्लड प्रेशर कम हो जाए। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात थी जो हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली। अब आता है एपिनेफ्रीन रिवर्सल, और ये बड़े मजे का कॉन्सेप्ट है यार, ये है भी इंपॉर्टेंट बात है थोड़ी सी वैसे, लेकिन एपिनेफ्रीन रिवर्सल बड़े मजे का कॉन्सेप्ट है। अब देखो होता क्या है, रिसेप्टर्स कौन कौन से होते हैं आपके पास? अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, बीटा 1, बीटा 2 मेनली ये हैं। अब मुझे आपने बताना है कि ब्लड प्रेशर पे कौन कौन इफेक्ट करता है। अल्फ़ा 1 इफेक्ट करता है क्योंकि अल्फ़ा 1 वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाता है, इसलिए ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं। अल्फ़ा 2 भी वेजो कंस्ट्रिक्शन ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं। बीटा 1 क्या करते हैं? हार्ट रेट को इंक्रीज़ करते हैं, तो कुछ ना कुछ चीज़ें ब्लड प्रेशर को बढ़ाएंगे। बीटा 2 वो वाहिद होते हैं जो कि वेजो डायलेशन करवाते हैं, पता है ना, बीटा 2 वेजो डायलेशन करवाते हैं, तो इसलिए ये ब्लड प्रेशर को कम करने में रोल प्ले करते हैं। ओके होगी बात। अब देखो जी ड्रग्स को देखो, एक ड्रग पढ़ा था हमने फिनाइल एफ्रीन अल्फ़ा 1 और 2 पे काम करता था बस। फिर एक और ये होगा फिनाइल एफ्रीन। फिर एक और ड्रग पढ़ा था हमने जिसका नाम था नॉर एपिनेफ्रीन काम करता था अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2 एंड बीटा 1 पे, ठीक है। और तीसरा ड्रग आता है आपके पास एपिनेफ्रीन, जो कि अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, बीटा 1, बीटा 2 पे काम करता है। अब देखो फिनाइल एफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन ये दोनों तो सिर्फ ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में रोल प्ले करते हैं। एपिनेफ्रीन बढ़ाने वाला काम भी करता है, घटाने वाला काम भी करता है, लेकिन डोमिनेटली बढ़ाने वाला काम ही कर रहा होता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो आप देखते हो कि जनाब वाली आपने चाहे फिनाइल एफ्रीन दी हुई हो चाहे एपिनेफ्रीन दी हुई हो, ये देखो जो डोज होती है, जो ब्लड प्रेशर होता है वो इंक्रीज़ हुआ हुआ होता है, ठीक है। ड्रग देते साथ ही चाहे एपिनेफ्रीन हो, चाहे फिनाइल एफ्रीन हो, चाहे नॉर एपिनेफ्रीन हो, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ कर जाता है, सही। अब हमने दे दिया जी अल्फ़ा ब्लॉकर्स, कोई नॉन सेलेक्टिव अल्फ़ा ब्लॉकर दे दिया, फिनॉक्सीबेंजामिन दे दिया, फेंटोलामिन दे दिया, कोई भी दे दिया, अल्फ़ा ब्लॉकर दे दिया। अब जब अल्फ़ा ब्लॉकर दिया तो फिनाइल एफ्रीन तो बेचारा काम ही नहीं कर सकेगा, क्योंकि फिनाइल एफ्रीन तो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 पे एक्शन कर रहा था, अल्फ़ा ब्लॉकर दे दिया, ये काम ही नहीं कर सकेगा। तो यानी कि फिनाइल एफ्रीन के केस में जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल हो जाएगा। नॉर एपिनेफ्रीन के केस में भी यूजुअली यही होता है कि फिर सिर्फ बीटा 1 वाले इफेक्ट्स आ जाते हैं। बीटा 1 के तो थोड़े बहुत ही होते हैं ब्लड प्रेशर पे इफेक्ट्स, क्योंकि मेनली बीटा 1 हार्ट पे इफेक्ट करता है ना, ब्लड प्रेशर बहुत थोड़ा इफेक्ट करता है। तो नॉर एपिनेफ्रीन के केस में भी ब्लड प्रेशर जो होता है वो नॉर्मल हो जाता है, निस्बतन थोड़ा सा ऊपर रह जाएगा, लेकिन ज़्यादातर नॉर्मल ही हो जाएगा। लेकिन
एपिनेफ्रीन के केस में क्या होगा, अब आपने एपिनेफ्रीन दिया हुआ है, साथ अल्फा ब्लॉकर्स दे दिए, तो अब एपिनेफ्रीन ये वाले काम तो करवा नहीं सकेगा, एपिनेफ्रीन बीटा 2 वाले काम करवा सकेगा। यानी कि जब एपिनेफ्रीन की मौजूदगी में अल्फा ब्लॉकर दे देते हैं तो वेजोडाइलेशन होना शुरू हो जाती है, और वेजोडाइलेशन की वजह से ब्लड प्रेशर उल्टा कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है, हाइपोटेंशन हो जाती है। तो ये हम कहते हैं कि एपिनेफ्रीन का इफेक्ट रिवर्स हो जाता है अगर अल्फा ब्लॉकर दें। इसको नाम देते हैं एपिनेफ्रीन रिवर्सल। ये देखो, फिनाइलेफ्रीन था, अल्फा ब्लॉकर दिया तो ब्लड प्रेशर तकरीबन नॉर्मल हो गया। एपिनेफ्रीन में अल्फा ब्लॉकर दे दिया, ओहो ब्लड प्रेशर उल्टा कम होना शुरू हो गया, नेट डिप्रेसर इफेक्ट होना शुरू हो गया। तो एपिनेफ्रीन रिवर्सल इज द डिफरेंस बिटवीन एपिनेफ्रीन एंड नॉरएपिनेफ्रीन। अगर कोई डॉक्टर आपसे वाई में पूछ लें कि एक पेशेंट को नॉरएपिनेफ्रीन दिया है तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर गया, एक को एपिनेफ्रीन दिया है ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर दिया, आपको कैसे पता चलेगा ये ब्लड प्रेशर इंक्रीज नॉरएपिनेफ्रीन की वजह से या एपिनेफ्रीन की वजह से? तो आप कहेंगे जी हम अल्फा ब्लॉकर देकर टेस्ट कर लेंगे, अगर अल्फा ब्लॉकर देकर ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज हो रहा है तो वो नॉरएपिनेफ्रीन होगा, और अगर अल्फा ब्लॉकर देकर ब्लड प्रेशर उल्टा कम हो गया तो वो एपिनेफ्रीन होगा। बेहतरीन होगी बात। ये हो गया आपके पास कॉन्सेप्ट ऑफ एपिनेफ्रीन रिवर्सल। बड़े कॉन्सेप्चुअल बात थी, बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी ये। ऑलरेडी ये ग्राफ जो है हमने पिछले पार्ट की चैप्टर नंबर 9 के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिटेल से डिस्कस किए थे, तो आई होप्स हो कि अब इनको डिटेल से डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं होगी। बहरहाल ये भी आप देख लीजिए, बिग कैट्स के अंदर भी आपके बहुत सारे ग्राफ्स बने हुए हैं, एपिनेफ्रीन के क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं, कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी पे क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं। तो ये बिग कैट्स में ना खासतौर पर इस तरह से ग्राफ्स बने हुए हैं, तो देख लें। अगर आप टीचर को ज़रा इंप्रेस करना हुआ तो सही अच्छे नंबर लेने हुए तो आप इस तरह से ग्राफ बनाइएगा इंस्टेड ऑफ इस तरह। वैसे तो यार यही अच्छा होता है, आसानी से बन जाता है, टीचर को भी समझ में आती है। लेकिन बहरहाल अब पता नहीं इंप्रेस करने के लिए लोग क्या क्या काम करते हैं, तो मैंने कहा कि चलो फिर मैं आपको बता दूँ कि बिग कैट्स में ये भी बना हुआ है, मैं भी थोड़ा इंप्रेस कर दूँ कि मैंने बिग कैट्स पढ़ी हुई है। अच्छा जी, खैर एनीवेज, अब हम आ जाते हैं जनाब वाली इफेक्ट्स हमने कर लिए। अभी तक हमने किए नॉन सिलेक्टिव ब्लॉकर्स के इफेक्ट्स, ठीक है, जिसमें फेंटोलामीन फिनॉक्सीबेंजामीन वगैरह आते हैं। अगर सिलेक्टिव की बात की जाए, यानी कि सिर्फ अगर कोई अल्फा 1 को ब्लॉक कर रहा है, तो सारी बात अगर अल्फा 1 को ब्लॉक करेंगे तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि फिर उसमें रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया नहीं होगा ना, अल्फा 2 काम करता रहेगा, सिम्पैथेटिक को कंट्रोल करता रहेगा। तो आमतौर पर ब्लड प्रेशर वगैरह कंट्रोल करने के लिए हम अल्फा 1 को ही ब्लॉक करते हैं, ठीक है। और अल्फा 1 ब्लॉकर वो बता रहे हैं कि आपके पास प्रोस्टेट के स्मूथ मसल्स को भी रिलैक्स करने में रोल प्ले करता है। आप अगर अल्फा 1 के फंक्शन को याद करो तो वो हमने एक सी सॉ सा ड्रॉ किया था, जिसमें नीचे आपके पास ब्लैडर था, ये ब्लड वेसल्स थी, एक तरफ आई थी और एक तरफ पाइलोरेक्टर स्मूथ मसल्स थे, ठीक है। तो ये हमारे पास अल्फा 1 के इफेक्ट्स के लिए हमने डायग्राम बनाई थी। चैप्टर नंबर 9 की वीडियोज़ में ये सारी बातें हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस की थी। अब आते हैं क्लिनिकल यूजेस की तरफ। एक बात तो हम पहले कर चुके हैं कि फियोसाइटोक्रोमा के अंदर हम लोग फिनॉक्सीबेंजामीन को इस्तेमाल करते हैं। तो फियोसाइटोक्रोमा में जारी बात है, अगर वो नियोप्लेजिया हुआ है तो सर्जिकली हमने रिमूव करना है उस चीज़ को। सर्जरी से पहले हम फिनॉक्सीबेंजामीन देना शुरू कर देते हैं ताकि पेशेंट का ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाए, क्योंकि फियोसाइटोक्रोमा की वजह से हाइपरटेंशन भी होती है। हम कहते हैं यार ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाए, कंट्रोल ब्लड प्रेशर में ही सर्जरी करनी चाहिए। देखो ना, ऐसे तो बुरी बात है कि आप ब्लड प्रेशर कंट्रोल हुआ नहीं सर्जरी कर दो तो फिर तो ब्लीडिंग बहुत होना शुरू हो जाएगी, ठीक है जी। तो सर्जरी से पहले प्री सर्जिकल मैनेजमेंट के लिए अब फियोसाइटोक्रोमा की बात हो रही है, प्री सर्जिकल मैनेजमेंट के लिए क्या दे रहे हो आप जनाब वाली? फिनॉक्सीबेंजामीन। ओके हो गया। उसके अलावा सर्जरी के दौरान ड्यूरिंग सर्जरी डॉक्टर्स कई दफ़ा फेंटोलामीन भी यूज़ कर लेते हैं। फेंटोलामीन आपको पता है रिवर्सिबल है और ये इरिवर्सिबल है, फेंटोलामीन भी यूज़ कर लेते हैं। वैसे बिग कैट्स में उन्होंने ये लिखा हुआ है कि बाद वक़्त फियोसाइटोक्रोमा को ट्रीट करने के लिए हम लोग ये नहीं भी यूज़ करते, ये जो फिनॉक्सीबेंजामीन वगैरह है ना, ये देखो। वैसे तो प्री ऑपरेटिव पीरियड में फिनॉक्सीबेंजामीन आ गई, लेकिन वो कह रहे हैं कि कुछ और सर्जन्स होते हैं जो कि ट्रीटमेंट में ये नहीं यूज़ करते, सिंपल एनेस्थेटिक्स यूज़ करते हैं और एनेस्थेटिक्स की वजह से हाइपरटेंशन को कंट्रोल कर लेते हैं। ओके होगी बात। उसके अलावा आपके पास मीटायरोसिन का इस्तेमाल भी आ जाता है फियोसाइटोक्रोमा के अंदर। समटाइम्स मीटायरोसिन क्या करेगा? कैटेकोलामाइंस की रिलीज़ को ही कम कर देगा। तो बजाय इसके हम एफ ब्लॉकर्स दें, हम कहें यार मसला एक्सेसिव कैटेकोलामाइंस है ना, तो मीटायरोसिन दो ताकि कैटेकोलामाइंस बन ही ना सकें, ठीक हो गया ना बात। तो ये मीटायरोसिन भी इस्तेमाल होता है। अब ये तो हो गया आपके पास बिग कैट्स वाली बात। लेकिन हमने एक देख लिया सर्जरी के पहले इस्तेमाल, ठीक है। अभी हम अल्फा ब्लॉकर्स क्लिनिकल यूज़ कर रहे हैं। एक क्लिनिकल यूज़ हो गया प्री सर्जिकल, दूसरा हो गया ड्यूरिंग सर्जरी। अच्छा, अभी जो फिनॉक्सीबेंजामीन है इसका एक तो काम हमने पढ़ लिया, दूसरा वो कह रहे हैं भाई ये सेरोटोनिन रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक करता है, ये H1 हिस्टामीन रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक करता है, ये बड़े रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है फिनॉक्सीबेंजामीन, ठीक है। अब चूंकि ये सेरोटोनिन रिसेप्टर को ब्लॉक करता है तो हम इसको कार्सिनॉइड ट्यूमर में भी इस्तेमाल करते हैं। कार्सिनॉइड ट्यूमर में बेसिकली ऐसे ही होता है जिसमें बहुत ज़्यादा ये हार्मोन रिसेप्टर वगैरह रिलीज़ हो रहे होते हैं, ठीक होगी बात। तो तीसरा क्लिनिकल यूज़ क्या हो गया?
कार्सिनॉइड ट्यूमर में फिनॉक्सीबेंजामीन। चौथा क्लिनिकल यूज़ क्या होगा, चूँकि H1 एंटी हिस्टामीन्स भी हैं, ठीक है, यानी कि H1 हिस्टामीन रिसेप्टर को भी ब्लॉक करना है इसने। तो जब हिस्टामीन वगैरह रिलीज होती है तो उसमें आपको पता है मैस्ट सेल्स की प्रोडक्शन कुछ जगहों में इंक्रीज़ कर रही होती है। तो एक प्रॉब्लम है मैस्टोसाइटोसिस, बहुत ज़्यादा मैस्ट सेल्स अगर हुए हों तो मैस्टोसाइटोसिस को ट्रीट करने के लिए भी फिनॉक्सीबेंजामीन को इस्तेमाल करते हैं। 4 इस्तेमाल हो गए। अच्छा जी, बिग कार्ड में ये भी लिखा हुआ है कि अगर कोकेन की वजह से कोई हाइपरटेंशन हुई हुई हो तो कोकेन की वजह से हाइपरटेंशन के केस में भी हम लोग अल्फा ब्लॉकर्स को यूज़ कर लेते हैं। ठीक हो गया, लेकिन वो यहाँ नहीं लिखा हुआ इसलिए मैं को गिनती में नहीं लेके आ रहा। उसके अलावा वो कहते हैं कि अगर एक्सीडेंटली कोई बहुत ज़्यादा एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन किसी ने खा ली है, बहुत ज़्यादा इंटेक हो गया एक्सीडेंटली, तो हम कहते हैं किसी भी तरह यार बस रोको, हाइपरटेंशन को कंट्रोल होना चाहिए। ठीक, ऐसी सिचुएशन नॉर्मली हाइपरटेंशन में आपको पता है अल्फा 1 ब्लॉकर देते हैं, ठीक है, लेकिन जज्बाती हाइपरटेंशन में एक्सीडेंटली खा लिया है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर दे दो, ठीक है, ताकि टिश्यू डैमेज ना होना शुरू हो जाए। उसके अलावा जनाबे वाली कोई अच्छा, जब एक्सीडेंटली खाते हैं ना तो उसमें बेसिकली क्या होना शुरू होता है, बहुत ज़्यादा वेजोकंस्ट्रिक्शन। बहुत ज़्यादा वेजोकंस्ट्रिक्शन की वजह से क्या होगा, इतना थोड़ा ब्लड, जो पेरिफेरल रीजन होते हैं, टिश्यूज होते हैं, उनमें इतना थोड़ा ब्लड आएगा कि हमें डर होगा कि इस्कीमिया से डेथ ही ना हो जाए टिश्यू की। ठीक है, तो उस डेथ को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग ये दे देते हैं नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स कि यार ब्लड प्रेशर बढ़े घटे जो भी हो, ब्लड वेसल्स डायलेट तो हो जाएंगी ना कम से कम। ठीक है, प्रेशर कम करने के लिए, हाइपरटेंशन ट्रीट करने के लिए अल्फा 1 ब्लॉकर ही देने हैं। ऑल राइट। अच्छा, एक तो एक्सीडेंटली नॉर्मेशन खा लिए तो भी, और दूसरा रेनॉल्ड फिनोमेना, इसमें भी यही होता है कि ब्लड वेसल्स बहुत बारीक हो जाती हैं और आपको पता है कि ये जो पेरिफेरल रीजन होते हैं यहाँ तक सही से ब्लड नहीं पहुँचेगा, तो रेनॉल्ड फिनोमेना को ट्रीट करने के लिए भी हम नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स दे देते हैं। उसके अलावा एक इंसान क्लोनिडीन खा रहा था, ये आगे जाके आप लोग सीवीएस फार्माकोलॉजी में क्लोनिडीन को पढ़ेंगे। बेसिकली ये भी आपको अल्फा 2 एगोनिस्ट होता है, तो ओरली हम खा रहे होते हैं इसको हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए। तो अगर क्लोनिडीन से हाइपरटेंशन किसी का कंट्रोल हो रहा हो, बीपी की दवाई खा रहा है और अचानक ही बीपी की दवाई छोड़ दे तो बॉडी में ब्लड प्रेशर शूट कर देता है। उस शूट ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए भी हम ये फिनॉक्सीबेंजामीन इस्तेमाल कर लेते हैं। तो क्लोनिडीन खाना अगर अचानक छोड़ दें तो उसका एक तो हाल ये कि दोबारा क्लोनिडीन खाना शुरू कर दो, और दूसरा हाल ये है फिनॉक्सीबेंजामीन वगैरह खा लो। सही हो गई बात। तो सेसेशन ऑफ क्लोनिडीन थेरेपी में भी इस्तेमाल होती है। और मजे की बात जो वाली पेनाइल इरेक्शन के लिए भी इसको यूज़ कर लिया जाता है, खासतौर पर जो यूहिम्बाइन वगैरह जो अल्फा 2 सेलेक्टिव है। अच्छा देखो, पेनाइल इरेक्शन, पीनस की जो इरेक्शन है दैट इज़ बेसिकली कंसर्न विद वेजोडाइलेशन। जब वेजोडाइलेशन होती है, पीनस में ज़्यादा ब्लड आता है और ब्लड आने की वजह से उसकी इरेक्शन होती है। ठीक है, तो जब हम इन ड्रग्स को देते हैं तो वहाँ पे डायरेक्टली मतलब उस जगह पे इंजेक्ट किया जाता है, उस जगह पे इंजेक्ट करने की वजह से वेजोडाइलेशन होती है और ब्लड आता है और इरेक्शन हो जाती है। ठीक, लेकिन इतने जज्बाती काम नहीं किए जाते आमतौर पे वही आपके पास जो फॉस्फोडाइस्ट्रेस ब्लॉकर होता है जिसमें हमने नाम सिल्डनेफिल, जो कि आमतौर पे वियाग्रा के नाम से मिल रही होती है, तो सिल्डनेफिल जो होती है वही प्रेफर्ड होती है। ओरली सिल्डनेफिल की गोली खा ली जाए बजाय इसके कि लोकली इंजेक्ट किया जाए ये फेंटोलमीन, फिनॉक्सीबेंजामीन वगैरह को। तो उन्होंने उसी को इस्तेमाल किया था। बहरहाल बताने की बात तो बता दी कि पेनाइल इरेक्शन में भी इस्तेमाल किया जाता है। और नोवा यूज़ भी देख लो यार, टीचर को ज़रा इम्प्रेस करने के लिए। मेरटाज़ापाइन था या क्या था यार इसकी स्पेलिंग, मेरटाज़ापाइन ही है मेरा ख्याल है, मेरटाज़ापाइन, जो कि अल्फा 2 ब्लॉकर होता है। दिस इज़ एन एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट, रट्टा मार लो, ठीक है, एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट मेरटाज़ापाइन अल्फा 2 ब्लॉकर। एक और क्लिनिकल यूज़ बता दिया आपको। अच्छा, नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स के यूज़ के बाद एक अदद आपको मैंने अल्फा 2 सेलेक्टिव ब्लॉकर का यूज़ बता दिया। ठीक, अब हम अल्फा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर की यूज़ भी देख लेते हैं। एक तो अल्फा 1 सेलेक्टिव में जोसिन्स का रट्टा मरवाया है मैंने आपको कि जोसिन्स होते हैं वो हाइपरटेंशन कंट्रोल करने में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, दूसरा जोसिन्स और ये 2 ड्रग के नाम रखो यार जेन में, टेम्सुलोसिन, सिलोडोसिन। जब भी हम सीखी में टेम्सुलोसिन, सिलोडोसिन का जिक्र आएगा ना, आपने समझ आना है कि बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया को ट्रीट करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो टेम्सुलोसिन और सिलोडोसिन जो होते हैं वो बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया को इस्तेमाल करने में इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, अगर कोई आपसे पूछ ले कि अच्छा पैराजोसिन, डॉक्साजोसिन, टेराजोसिन ये भी यूज़ होते हैं, लेकिन टेम्सुलोसिन, सिलोडोसिन ज़्यादा बेहतर है बीपीएच के लिए। अब अगर कोई आपसे पूछ ले कि बीपीएच में इनको क्यों यूज़ करते हैं, तो एक तो आप ये कह देना कि यार अल्फा सिलेक्टिव होते हैं तो इस वजह से हमारे जो प्रोस्टेट होता है उसमें भी अल्फा रिसेप्टर होते हैं। अल्लाह खैर से अल्लाह। ठीक, लेकिन अगर ज़्यादा आपने प्रिसाइज जवाब देना हुआ तो बिग कैटसन के मुताबिक देखो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जो आपके पास अल्फा, इसको यार निकाल लेते हैं, जो अल्फा रिसेप्टर्स होते हैं उस पर फर्दर कैटेगराइजेशन होती है आपके पास। अल्फा मतलब अल्फा 1 के भी फर्दर सब ग्रुप्स होते हैं, अल्फा 1 ए रिसेप्टर, अल्फा 1 बी रिसेप्टर,
ठीक है। तो वो ये बता रहे हैं कि जो बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया प्रोस्टेट में होता है अल्फा 1A रिसेप्टर्स। तो ये जो टिम्सुलोसिन और सिलिडोसिन है ना, ये ख़ास तौर पे अल्फा 1A रिसेप्टर पे काम करते हैं, ठीक है। जो टिम्सुलोसिन सिलिडोसिन होते हैं ये इसलिए हम लोग बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया के लिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इन्होंने अल्फा 1A पे काम करना है। ये बीपीएच को कंट्रोल करेंगे और हाइपरटेंशन में ज़्यादा इफेक्ट्स नहीं रखेंगे। ओके होगी बात। तो अल्फा 1 सेलेक्टिव में एक हमने हाइपरटेंशन को कंट्रोल कर लिया और दूसरा हमने बीपीएच को कंट्रोल कर लिया। तो हमने पहले 8 यूजेस पढ़े हैं नॉन सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स के, एक पढ़ लिया हमने अल्फा 2 सेलेक्टिव ब्लॉकर का, और बाकी 2 हमने पढ़ लिए अल्फा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर के। ये हो गए आपके पास सारे क्लिनिकल यूजेस, ठीक है। अगर इसका कोई निमोनिक वगैरह हुआ तो इंशाल्लाह मैं, वैसे इसके निमोनिक की ज़रूरत नहीं है सच, क्योंकि ये जो नॉन सेलेक्टिव अल्फा वाले ना ये सिमिलर से ही हैं सारे। क्लोरीन थेरेपी की वजह से अगर मसला बन जाए तो रेनॉल्ड फिनोमेना की वजह से मसला बन जाए, मतलब सिमिलर से ही है, ठीक है। फ्यूसाइटोक्रोमा आ गया तो कार्सिनोइड ट्यूमर भी आ जाएगा जेन में, मैस्टोसाइटोसिस भी जेन में आ जाएगा। तो ये चीज़ें लिंक हो रही होती हैं आप इसमें, इसको याद करना इंशाल्लाह इतना मुश्किल नहीं होगा आपके लिए। टॉक्सिसिटी की बात की जाए तो पहले मैंने आपको बताया ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन होती है, रिफ्लेक्स कार्डिया होता है, ये बातें तो हमने इसके इफेक्ट्स में भी पढ़ी थी। ज़ाहिर बात है अगर ये इफेक्ट्स ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएंगे तो वही टॉक्सिसिटी भी होती है। और ये भी मैंने आपको बताया था कि जब हम इन ड्रग्स को ओरली खाते हैं तो वो नॉज़िया एंड वॉमिटिंग कॉज करते हैं, ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अलबत्ता ये बात में रखिएगा कि जब रिफ्लेक्स कार्डिया हो रहा है, यानी कि हार्ट को हम कह रहे हैं और तेज़ धड़को, तो भाई जारी सी बात है अगर किसी बंदे का हार्ट पहले ही कमज़ोर है तो यार उसको दिल में दर्द होना शुरू हो जाएगी, उसको एंजाइना होना शुरू हो जाएगा, तो यानी कि इसमें एंजाइना भी हो जाता है। ओके होगी बात। तो इसमें ऐसा कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी। आई होप सो कि मैंने बातों को सही से एक्सप्लेन कर दिया। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली पार्ट में इंशाल्लाह बाकी चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ को भी डिस्कस करेंगे हम। कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ दीजिए कमेंट्स में। अल्लाह हाफ़िज़।